नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव आया, टुकड़े टुकड़े गैंग आया। टुकड़े टुकड़े गैंग ने हल्ला बोल दिया है और आप सावधान हो जाइए। ये पूरा गैंग नई ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। नए लोग आ गए हैं। नए लोग से मतलब ऐसा नहीं है कि वो थे नहीं पहले वो जाहिर तौर पर नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप में नहीं थे, पीछे से समर्थन करते थे, चुप रहकर समर्थन करते थे, किन्हीं बातों में साथ देकर समर्थन करते थे, लेकिन ज़्यादातर चुप रहकर समर्थन करते थे। अब वो सामने आ रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म आ रही है पठान। अब उसमें गाना है बेशरम रंग और उसमें दीपिका पादुकोण है, हीरोइन है उस फिल्म की, और वो बिकनी पहनती हैं केसरिया रंग की। अब आप देखिए, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये संयोग नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से शुद्ध रूप से प्रयोग है। बेशरम रंग, और रंग कौन सा? केसरिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है जो एंटरटेनमेंट, फिल्म, रचनात्मक कला, इन सब के नाम पर परोसने की कोशिश हो रही है। और इस पर जब विवाद शुरू हुआ, जब इस पर विरोध शुरू हुआ, तो आप देखिए कि जैसे कीड़े मारने की दवा डालने पर कीड़े बिलबिला कर निकलते हैं, वैसे लोग निकलना शुरू हो गए। अमिताभ बच्चन, पनामा पेपर्स में उनका नाम है कि अपना पैसा, और जाहिर है कि जो पनामा में ले जाते हैं पैसा, ऐसे आइलैंड में ले जाते हैं पैसा जो टैक्स हेवन कहलाते हैं, वो नंबर 2 का पैसा ही ले जाते। उनका नाम है, भी नाम क्लियर नहीं हुआ है, और उसी का दर्द है। और शाहरुख खान दोनों कोलकाता में थे, पश्चिम बंगाल की राजधानी में फिल्म फेस्टिवल के लिए, लेकिन उन्होंने फिल्म पर बात नहीं की। उन्होंने बात की किस बात पर? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, कि आजकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ी खतरे में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और शाहरुख खान, उनका वाक्य सुनिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है, हम पॉजिटिव लोग अभी जिंदा हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। ये आवाज़ आ रही है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत से। ये आवाज़ आ रही है चुनाव करीब आने से। मुश्किल से 1 साल का समय बचा है चुनाव शुरू होने में। चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव होने वाला है। भारतीय राजनीति के इतिहास में मुझे लगता है कि शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा। और जगह कौन सी चुनी है इन दोनों लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, इस सब के लिए? पश्चिम बंगाल, जहां 2021 मई में ही चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा का तांडव हुआ। इन दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस समय लोगों के जीने की स्वतंत्रता, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया इन दोनों ने। अमिताभ बच्चन बड़े बड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं। लंबे समय तक उन्होंने मुलायम सिंह यादव का साथ दिया, जो हल्ला बोल, मतलब किस पर हल्ला बोल? मीडिया पर हल्ला बोल। किस पर हल्ला बोल? जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर हल्ला बोल। उसका अभियान चलाने वाली समाजवादी पार्टी के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। वो अमिताभ बच्चन आज बोल रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़े खतरे में है। और ये जो सेंसर की कोशिश, हालांकि उन्होंने सीधे जो है किसी पार्टी सरकार का नाम नहीं लिया, बहाना बनाया सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के जरिए वो बताना चाहते हैं कि इस देश में आज बोलने की आज़ादी खतरे में पड़ गई है। और आप याद कीजिए, चुनाव जब आते हैं तब इस तरह के लोग सामने आते हैं। और दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रत्यक्ष समर्थक, जेएनयू तक गई थी टुकड़े टुकड़े गैंग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये पूरा, और शाहरुख खान, नाराज़गी का एक बड़ा कारण है उनके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई नारकोटिक्स एक्ट में, उसको लेकर। बेटे की गिरफ्तारी के समय नहीं बोले, उसके बाद इतने बड़े बड़े मामले हुए नहीं बोले।
ये अमिताभ बच्चन और ये शाहरुख खान और ये दीपिका पादुकोण और ये स्वरा भास्कर, ये जो है रघुराम राजन, मेधा पाटकर, नाम लेते जाइए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इनमें से किसी ने अगर सर तन से जुदा के नारे पर कोई शब्द बोला हो, कोई बात बोली हो तो मुझे बताइएगा, मैं मान लूँगा कि गलत है। और मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ अमिताभ बच्चन के रुख पर। अमिताभ बच्चन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, हिंदी के मशहूर कवि हैं, लेखक हैं, थे, उनके बेटे हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, खुला समर्थन। इमरजेंसी लगते ही 3 दिन बाद जिन 40 लेखकों ने अपने हस्ताक्षर के साथ इमरजेंसी का समर्थन किया था, उनमें पहले 2 नाम जो थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और अमृता प्रीतम। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, जो इमरजेंसी का समर्थन करता हो, जिसमें लोगों का जीने का अधिकार छीन लिया गया हो, जिसमें प्रेस पर सेंसरशिप लग गई हो, आज तक अमिताभ बच्चन ने इमरजेंसी का कभी विरोध किया हो मुझे तो याद नहीं आता। और ये वही अमिताभ बच्चन है जो 1984 में सिखों के नरसंहार के बाद 3,500 से ज़्यादा सिखों को दिल्ली में जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। एक FIR नहीं लिखी गई, पुलिस ने एक लाठी नहीं चलाई। उसी नरसंहार के बाद जो चुनाव हुए दिसंबर 1984 में, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बने, इलाहाबाद से चुनाव जीते, और फिर उसके बाद बीच में क्यों छोड़ दिया लोकसभा की सदस्यता? क्योंकि बोफोर्स घोटाले में नाम आ गया था। ये अमिताभ बच्चन और उनके भाई दोनों लोग जेल में होते अगर अमर सिंह न होते। अमर सिंह ने इनको एक मामले में, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तब जेल जाने से बचाया था, ED की जांच से बचाया था। वो अमिताभ बच्चन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो चुनाव, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग आपको देखिए धीरे धीरे उभर कर सामने आता जा रहा है। वो लगातार जो है सतह पर उभर कर आ रहा है, जैसे अभी पानी में डुबकी लगाकर बैठा हुआ हो। आप देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, और ये अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का बोलना, ये इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति है 2024 में मोदी को हराने के लिए। ये रणनीति है 2024 में देश का निज़ाम बदलने के लिए। ये रणनीति है देश में एक कमज़ोर सरकार को लाने के लिए और एक मजबूत सरकार को हटाने के लिए। आप याद कीजिए 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव, अखलाक का मुद्दा उसी समय बना था, अवार्ड वापसी उसी समय हुई थी। उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ने, RSS ने, नरेंद्र मोदी ने अपनी विचारधारा बदल दी, अपने कामकाज का तरीका बदल दिया, अपनी नीतियां बदल दी, अपनी कार्यशैली बदल दी। क्या बदल गया कि चुप हो गए? अगर अवार्ड वापसी उस समय थी असहिष्णुता के लिए, तो क्या वो चुनाव ख़त्म होते ही ख़त्म हो गई? क्या अब असहिष्णुता नहीं है इनकी नज़र में? तो इनटॉलरेंस इनको नज़र आती है जब इनको लगता है कि चोट पहुंचा सकते हैं बीजेपी को, RSS को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस देश को। तो दुनिया भर में ये जो टूल किट की बात मैंने अभी कुछ ही दिन पहले कही थी कि एक नई टूल किट तैयार हो रही है, तो ये देखिए उस टूल किट के ही हिस्से हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को सर्वाइवल अपना नज़र आ रहा है मोदी के सत्ता से बाहर जाने में। अगर मोदी सत्ता में रहेंगे और 2024 जीत जाते हैं, तो ये तीसरी जीत होगी उनकी, और वो निर्णायक जीत होगी इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करने की। जो मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हो, सिस्टम अभी भी उनका है। तो ये सिस्टम के खात्मे की शुरुआत होगी 2024 से। उसकी आधार भूमि, उसकी नींव पड़ चुकी है। 2024 के बाद उसके खात्मे का अभियान शुरू होगा। इनको डर उसी बात का है। ये दोनों अभिनेता वैसे परस्पर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही मोदी विरोध का मुद्दा आया, दोनों एक साथ हो गए। और मैं फिर कह रहा हूँ, विशेष रूप से कोलकाता को चुना गया है, ममता बनर्जी के राज्य को चुना गया है। जहाँ असहिष्णुता की बात करें, इंटॉलरेंस की बात करें, किसी भी राज्य में
देश के सबसे ज़्यादा है। जहां अपने विरोधी को बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसका विरोध नहीं होता, उसको मार दिया जाता है, उसका घर जला दिया जाता है, उसके परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उस प्रदेश में खड़े होकर, उस प्रदेश की राजधानी में खड़े होकर ये लोग इनटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। तो इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने हल्ला बोल दिया है, और हल्ला बोला गया है ये एक तरह से बॉलीवुड का रिवेंज है। जो पिछले दिनों बॉलीवुड की फिल्मों के साथ हुआ, लोगों ने किया जिस तरह से बाइकआउट किया और एक के बाद एक बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होती गईं, उसका बदला लेने के लिए ये उठकर खड़े हुए हैं। अब देखना है कि और कौन कौन साथ आते हैं, उनकी गिनती करते जाइए, उनके नाम लिखते जाइए और आपको मालूम हो जाएगा कि कौन किधर है। तो ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और चुनाव में नहीं गए गुजरात और हिमाचल के, और कहा कि वो चुनावी राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, यह कार्यक्रम अलग है, दरअसल ऐसे लोगों को अवसर देने के लिए, इस टुकड़े टुकड़े गैंग के जो है, ये जो भारत विरोधी गैंग है, इसको अवसर देने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए। तो ये बोलना शुरू हो गया है इनका, और आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। अमिताभ बच्चन निहायत अवसरवादी व्यक्ति हैं, गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, आपको मालूम है, उनका पूरा परिवार रहा है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे करीबी लोगों में रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियां इन्हें कभी जो है नागवार नहीं गुजरी, उस पर कभी एक शब्द नहीं बोला। दूसरी बात यह है कि डरपोक भी हैं, दोनों ही डरपोक हैं, डरते भी हैं, लेकिन उनको इस लग रहा है कि इस समय अगर बोलेंगे, ये डर क्यों इस समय नहीं इनको लग रहा है कि चुनाव आ रहा है, अगर इनके खिलाफ, इन पर हमला होता है, इनके खिलाफ कुछ बोला जाता है, तो ये कहा जाएगा कि देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा है, और ये इसीलिए इस सरकार को, इस पार्टी को हराना चाहिए, सत्ता से हटाना चाहिए। तो ये एजेंडा तैयार कर रहे हैं, ये रास्ता तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, पथ का निर्माण कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं, उस यात्रा का वास्तविक लक्ष्य जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय है, तो उसके लिए ये लोग मार्ग प्रशस्त करने का काम कर रहे हैं। तो फिल्म को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसको लेकर जगह जगह से इस पर बैन की मांग उठने लगी है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसके बाइकआउट की मांग हो रही है, सोशल मीडिया पर इस पर अभियान चल रहा है। इससे इनको तकलीफ़ नहीं हो रही है, इससे इनको लग रहा है कि हमारे लिए ये मौका है सरकार के खिलाफ खड़े होने का, कि देखिए हमारी फिल्म के साथ ऐसा हो रहा है। इससे पहले जिन फिल्मों का बाइकआउट हुआ उस पर न अमिताभ बच्चन बोले, न शाहरुख खान बोले, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में नहीं थी। और फिर कह रहा हूँ, सबसे गंभीर मुद्दा अगर पिछले कुछ सालों में हुआ है तो वो नारा है सर तन से जुदा का। उस पर इन लोगों की आपराधिक चुप्पी बताती है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के ही सदस्य हैं। और अपनी बात मैं अंत करूंगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता की 2 पंक्तियों से ही। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ध्यान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट का भी ध्यान कर ले। तो केवल सपना मत देखिए, देखिए सच्चाई आसपास क्या है, और जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर चलने से पहले सोचना चाहिए था कि वो रास्ता कहाँ ले जाएगा। वो रास्ता देश के विरोध में ले जाता है, लेकिन इनको पता है कि वो रास्ता कहाँ जाता है। इन्होंने ध्यान करके ही, ये संयोगवश उस रास्ते पर नहीं चले, ये मजबूरी में उस रास्ते पर नहीं चले, ये जानबूझकर, ये सोचते समझते जागते हुए खुली आंखों से उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जाते जाते आपसे एक बात, कल जो CR पाटिल के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें उनको महाराष्ट्र के जालना का मूल निवासी बताया था, वो दरअसल जलगांव के मूल निवासी हैं। तो उस त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।